हाँ नाज़रीन, आजकल कोरोना रिलीफ टाइगर्स पर बड़ी बात हो रही है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने ये नाम जो है वो सोचा और फ़ौरन रख दिया, क्योंकि वो मोस्टली जब अपोजिशन में थे उस वक्त भी वो टाइगर्स, ज़ाहिर है आपने जो वर्कर्स हैं, यूथ है, उसको वो टाइगर कहते हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान में यूथ एक बहुत बड़ी पावर है। इसमें कोई शक नहीं कि 60 to 70% जो है वो यूथ है। अब उन्होंने नाम तो रख लिया, कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स रख लिया। सवाल ये पैदा हो रहा है कि उनकी उम्र क्या होगी। ये तो ठीक है, कहा जा रहा है कि 18 साल से ऊपर हो गए, और नीचे कोई पता नहीं आगे क्या उम्र होगी। उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, पढ़े लिखे होंगे या अनपढ़ होंगे। ज़ाहिर है जब इसमें डिफरेंस करना ही मुश्किल हो जाएगा कि लेबर तबका भी इसमें अगर आ सकता है तो वो तो बेरोज़गार हैं, और फिर उनको जो मामला दी जा रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े मामला दी जा रहे हैं। तो ये लग रहा है कि मुकम्मल कन्फ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ पा रही। देखें, टाइगर फोर्स के हवाले से अगर बात करें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUIF, JI, इन सब ने इसकी मुखालफत कर दी। इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया मौजूदा हुकूमत को कि टाइगर के अलावा भी नाम रखे जा सकते हैं। पाकिस्तान फोर्स रखा जा सकता है, इत्तेहाद फोर्स रखा जा सकता है, या कोई ऐसे नाम जिसमें एक इत्तेहाद नजर आए। तमाम पोलिटिकल पार्टीज, एक न्यूट्रल नाम रखा जा सकता था। फिर उसमें अगर आप ये कह रहे हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो यूथ है वो भी आ सकती है, जब टाइगर रखेंगे तो उसमें आप देखेंगे यूथ कैसे आएगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून या बाकी दीगर जमातें जो हैं वो अपने जो नौजवान हैं उनको कैसे आने देगी। और अगर अभी जो बताया जा रहा है 3.5 लाख 4 लाख डेली रोज़ाना की बुनियाद पर जी वो हो रही है, 10 अप्रैल तक ये डाटा इकट्ठा होगा और उसके बाद देखा जाएगा। देखें क्या होगा, कन्फ्यूजन ये है। कहा जा रहा है कि अगर 10 लाख लोग भी आ जाते हैं, आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि इसका बजट क्या होगा। क्या उस नौजवान को, जो बेरोजगार नौजवान है, पढ़ा लिखा हो सकता है, वो में हम कह सकते हैं, लेकिन उसको उसकी मूवमेंट कैसे होगी जब आप उसको इतने बड़े पोर्टफोलियो दे रहे हैं। मैं जब आप आगे बात करूंगा, सबसे बुनियादी बात यह है कि आप उनको दे क्या रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज क्या होनी चाहिए, फिर वो किस बैकग्राउंड से तल्लक रखते हो, ये भी तो देखना है। फिर क्या उनके पास अपनी गाड़ी हो, अपना बाइक हो, वो कैसे जाएंगे, मूवमेंट कैसे होगी। उनको अगर गाड़ी और पेट्रोल गवर्नमेंट देगी, फिर उनकी कोई कह रहे टी शर्ट्स दी जाएंगी, कोई कह रहे शर्ट्स दी जाएंगी, कोई किसी कार्ड भी दिया जाएगा, तो इस पर भी खर्चा होगा। अब ये कितना बजट इसमें इस्तेमाल होता है। डेफिनेटली अगर आप ये देखें कि एक उसको यूनिफॉर्म भी दी जा रहा है, कार्ड भी दिया जाएगा, डेफिनेटली देखा जाएगा ये एक बंदा कहीं फेक तो नहीं काम कर रहा। फिर बाकायदा काउंटर चेक रखा जाएगा इसके ऊपर, इस पूरी फोर्स के ऊपर। कौन चेक करेगा इस पूरी फोर्स को। फिर ये जो मैं सिर्फ अपने एरिया की बात करूं तो मैंने बहुत से नौजवान लोगों से बात की है, तो उनको तो कुछ पता नहीं है। वो तो शहरों में आगे पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद वो अभी तक सोशल मीडिया तक की हद तक है, उनको किसी का नहीं पता। एक साथ घर में क्या कौन है कि उसको कोई पता नहीं। और एक बहुत ही अहम तबका इसमें जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं, बल्दियाती नुमाइंदे जो होते हैं, आप देखते हैं कि एक यूनियन काउंसिल का चेयरमैन हो या इवन एक काउंसलर हो, वो हर घर में जाता है। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग कि घर कौन से घर में क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन इस वक्त कोरोना की वजह से जो है वो घर में मफलूज होकर रहा है, कौन खाना खा सकता है, कौन नहीं खा सकता। अब बल्दियाती इदारे जो है वो सारे के सारे बहाल की जाते, उनको आप जनाब ये जिम्मेदारी सौंपते तो बहुत अच्छे तरीके से होती। दूसरा इदारा है असातिज़ा। आप देखें कि पाकिस्तान में आर्मी के बाद एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म इदारा वो असातिज़ा का है, जब 5 से 6 लाख का डाटा है पूरे पाकिस्तान में। अगर आर्मी 7 लाख की है, असातिज़ा का दूसरा नंबर आता है। मुनज़्ज़म है, पढ़े लिखे हैं, अपने इलाके में जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, उनके स्टूडेंट होते हैं, एक रुतबा है उनका, उनका इस सोसाइटी में एक नाम है। आपने उनको भी नहीं किया। फिर है बेनजीर इनकम सपोर्ट, तहसील लेवल पर, यूनियन काउंसिल लेवल पर उनके पास डाटा भी मौजूद है, उनका स्ट्रक्चर भी मौजूद है। पूरे पाकिस्तान में बल्दिया यानी BISP का डाटा मौजूद है। नैब सॉरी आप कह रहे हैं कि बैतुल माल मौजूद है, बैतुल माल का एक डाटा मौजूद है। बहुत से इदारे ऐसे हैं कि जिनके इदारे मौजूद हैं यूनियन काउंसिल लेवल पे, तहसील लेवल पे, उनको एक साइड पे करके तो यूथ यानी रिलीफ फोर्स बना दी गई। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। अगर ये सारे इदारे होते और साथ ही ये आप यूथ को रफाई जो इदारे के लिए इस्तेमाल करते और ये रजाकार तौर पे आते, तो शायद बहुत अच्छे तरीके से काम हो सकता था। अब ये सारी चीज़ें हैं। अब उनको ओहदे क्या दिए जा रहे हैं। नंबर 1 कहा जा रहा है कि बेरोजगारों का डाटा इकट्ठा करना है। पहले तो ये बेरोजगार खुद हो गए, अगर 10 लाख आए, 5 लाख आए, क्योंकि आपने क्या, अच्छा इनका कुछ पता नहीं इनको बेरोजगारों का। दूसरा नंबर है कि शख्स कि अफराद की शिनाख्त इन्होंने करनी है कि किसको खाना देना है, किसको नहीं देना, इनको कुछ पता नहीं। राशन की तकसीम और तहसील इन्होंने करनी है, तो स्टेट इनको क्या देगी, गाड़ी देगी, क्या क्या देगी, कोई पता नहीं। एशिया के लिए गोदाम की फराहमी इन्होंने करवानी है, जब इनको कोई जानता नहीं है। ये यूथ है, ये पढ़े लिख के अभी गाँव में गए हैं, या कोई कहीं ऐसे हैं अभी तक शहरों में मौजूद है।
پھر ذخیرہ اندوزی کے خلاف، مہنگائی ملاوٹ کے خلاف انہوں نے کیسے کمپلین کرنی ہے؟ ان کے پاس کیا اتھارٹی ہوگی؟ عوامی اعلانات اور جنازے کے انتظامات انہوں نے کرنے ہیں، لاک ڈاؤن کے نفاذ کے کرنے ہیں، گھروں میں قائم کرنٹائن کا انہوں نے جائزہ لینا ہے، کرنٹائن سینٹر کی تنظیم، مطلب اتنی کچھ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو تنخواہ کیا ملے گی، گاڑی دے گی نہیں دے گی، ان کی تعلیم کیا ہوگی، ایج کیا ہوگی، پھر بہت سی چیزیں ہیں، ان کو مانیٹر کون کرے گا، پھر بیت المال کو، بینظیر انکم سپورٹ کو، اساتذہ کو، بلدیاتی ادارے جو موجود ہیں جن کو سیلری مل رہی ہے ان کو کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ تو بہت سی ایسے سوالات ہیں جو جنم لے رہے ہیں، اور اب اگر اس میں دیکھا جانا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہوگا۔ ابھی تک کنفیوژن ہے، اس کنفیوژن کا جو ہے وہ حل ہونا چاہیے، ادروائز جو ہے وہ اس کا کوئی فیڈ بیک اچھا نہیں آ رہا۔